तो आज हम लोग थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हिंदी भाषा विकास का क्रम क्या है उसको देखेंगे। तो भाषा विकास के क्रम में हम लोग अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो देखते हैं सबसे पहले संस्कृत चला करती थी, संस्कृत, और उसमें भी उसके दो भाग थे। एक को कहते थे वैदिक संस्कृत और दूसरे को कहते थे लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत के दो हिस्से थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वेद पुराण होते थे, हम लोग पढ़ते हैं वेदों को, पुराणों को, वो सब वैदिक संस्कृत में आता है। और उसके बाद जो संस्कृत रचनाएं मिलती हैं, नाटक हम लोग पढ़ते हैं, कालिदास को पढ़ते हैं, भास को पढ़ते हैं, अन्य तमाम संस्कृत रचनाकारों को पढ़ते हैं, वो सारे के सारे लौकिक संस्कृत में आते हैं। तो संस्कृत के ये दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद उस संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, हम लोग इतिहास वगैरह में पिटक पढ़ते होंगे, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ऐसे एक पिटक और है कोई। तो जो भी इस बौद्ध धर्म के जो भी साहित्य हैं, उसको जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो पाली में लिखा हुआ है। क्योंकि पाली उस समय की लोक भाषा थी। संस्कृत के समय संस्कृत जो थी वो पढ़े लिखे उच्च वर्ग की भाषा थी, जो पढ़े लिखे विद्वान वर्ग होता था उनकी भाषा थी। और जो पाली होती थी वो सामान्य जनता की भाषा हुआ करती थी। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया, ताकि सामान्य जनता में उसका प्रभाव हो सके। पाली के पश्चात प्राकृत आया। जब पाली ज़्यादा उपयोग में आने लगा तो फिर वो भी पढ़े लिखे लोगों की भाषा हो गई। फिर उसके जगह पे प्राकृत आया। प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी। तो जो जैन साहित्य मिलता है, महावीर स्वामी का जो जैन साहित्य है, जैन धर्म का जैन साहित्य, वो प्राकृत में लिखा गया है। अधिकतर रचनाएं प्राकृत में मिलती हैं। तो पाली भी पढ़े लिखे विद्वान वर्ग की भाषा बन गई, तो प्राकृत जन सामान्य की भाषा। उसके बाद विकास के क्रम में प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है, क्योंकि फिर प्राकृत पढ़े लिखों की भाषा बन गई तो अपभ्रंश जन सामान्य की भाषा रह गई। तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है, और इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो ये भाषा विकास का क्रम है: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और ये हिंदी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी में लेखन, हिंदी के बारे में एक भाषा के रूप में हिंदी मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पे आते हैं। तो 1900 के आसपास ये अध्ययन किया जाने लगा कि वास्तव में हिंदी में रचनाएं कब से मिलनी शुरू होती हैं, कब से हिंदी में लिखा जाने लगा था। तो खोजबीन करने पर यह पता चला लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी में साहित्य लेखन शुरू हो गया है। इसलिए हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वो मानी जाती है 1000 ईस्वी से, क्योंकि उसी के आसपास से हिंदी में साहित्य मिलना शुरू होता है। और इस प्रकार से हिंदी साहित्य की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, ध्यान रखना है 1000 ईस्वी के आसपास से, एक एग्जैक्ट 1000 नहीं, क्योंकि उससे पहले अपभ्रंश चल रहा था, उससे पहले प्राकृत, पाली, ये सारी भाषाओं में लेखन कार्य हो रहा था। हिंदी के रूप में 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ। तो पूरे हिंदी साहित्य का जब अध्ययन किया गया तो उसको 4 भागों में बांटा गया, और चारों का अलग अलग नाम दिया गया। सबसे पहला जो नाम दिया गया वो था आदिकाल।
और इसका समय बताया गया कि लगभग 1000 ईस्वी से लगभग 1375 ईस्वी के आसपास का इसका समय है। मैं बार बार लगभग लगभग बोल रहा हूँ। लगभग का मतलब यह है कि वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं होता कोई भी समय। 10, 20, 50 साल इधर उधर इस समय में 10 साल 20 साल आगे पीछे चलता है। आदिकाल, इस समय की जो भी रचनाएं मिलती हैं उसका अधिकतर उन रचनाओं का जो विषय रहा है वो एक जैसा रहा है, और वो मुख्यतः था आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। क्योंकि उस समय के जो कवि लोग हुआ करते थे अधिकतर किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, और उस राजा के दरबार में जिसमें रहते थे उनकी प्रशंसा किया करते थे, प्रशंसा के गीत गाया करते थे। तो इसलिए मुख्य प्रवृत्ति ये कही गई आदिकाल की, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। हालांकि उस समय सिर्फ राजाओं की प्रशंसा ही नहीं होती थी, उस समय जैन और बौद्ध धर्म की भी रचनाएं, मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित रचनाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं भी हुआ करती थीं। लेकिन ये जो आश्रयदाता वाली बात है ये थोड़ा मुख्य था उन सब में, इसलिए ये बात कही जाती है। तो फिर आगे जब अध्ययन किया गया तो पता लगा कि सन 1375 के आसपास जो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा वाली बात थी या जैन बौद्ध धर्म के ऊपर लिखने वाली बात थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती है और एक प्रमुख प्रवृत्ति उभरती है, वो थी ईश्वर की भक्ति। तो ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की भक्ति अब आगे की रचनाओं का मुख्य विषय बन गया। इसलिए आगे का जो समय था उसका नाम दिया गया भक्ति काल, क्योंकि भक्ति की जा रही है। तो दूसरा कालखंड जो आया वो लगभग 1375 ईस्वी के आसपास भक्ति काल नाम से, और वो चला 1650 तक। फिर यही क्रम चलता रहा। आगे देखा गया, बाद की जो रचनाएं मिली, 1650 के बाद की जो रचनाएं मिली, उसमें ये देखा गया कि उसके बाद की रचनाएं राजाओं का मनोरंजन करने में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, यानी उनकी विषय वस्तु बदल गई। अब तक जो ईश्वर के बारे में, ईश्वर की भक्ति हो रही थी, ईश्वर के बारे में लिखा जा रहा था, 1650 के आसपास उसके बाद की रचनाएं ईश्वर के ऊपर केंद्रित न होकर के राजाओं के ऊपर पुनः केंद्रित हो गई। लेकिन एक अंतर है, आदिकाल में देखेंगे वहाँ भी राजाओं के बारे में लिखा जा रहा था, लेकिन वहाँ पर राजाओं की प्रशंसा की जा रही थी। यहाँ रीतिकाल में राजाओं की प्रशंसा न करके राजाओं का मनोरंजन हो रहा है, ध्यान रखना है। तो ये मनोरंजन किया जा रहा है। मनोरंजन एक निश्चित तरीके से सारी रचनाएं एक निश्चित परिपाटी पर, एक निश्चित ढांचे में सब रचनाएं लिखी जा रही थी, इसलिए इसका नाम दिया गया रीतिकाल। क्योंकि रीति मतलब होता है एक नियम, एक खास निश्चित बना बनाया नियम को रीति कहते हैं। तो एक बने बनाए ढांचे पर, एक बने बनाए ढर्रे पर रचनाएं चल रही थी, वो था राजाओं का मनोरंजन। रचनाओं का तरीका एक ही होता था, इसलिए नाम दिया गया रीतिकाल। और ये क्रम लगभग 1850 कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 1857 कहते हैं, कुछ लोग 1865 कहते हैं। मोटी मोटा जो एक सर्वमान्य मान्यता है वो 1857, क्योंकि उसी समय प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था। हम सभी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये माना गया कि रचनाओं की विषय वस्तु बदलने लगी, और विषय वस्तु क्या हो गई? सामान्य जनता की समस्याएं। हम देखेंगे सब पहली बार हिंदी साहित्य के विषय में सामान्य जनता आई। इसके पहले तीनों कालखंडों में सामान्य जनता कहीं नहीं दिखती है। तो पहली बार सामान्य जनता रचना के केंद्र बिंदु में आई, और सबसे बाद का समय था, इसलिए उसका नाम दिया गया आधुनिक काल। जो आधुनिक सोच से थी, आधुनिक सोच से मतलब लोगों की समस्याओं को विषय वस्तु बनाना शुरू किया। इसका एक अन्य नाम कहा जाता है और वो है गद्य काल, क्योंकि सबसे पहली बार आधुनिक काल में आकर के गद्य में रचनाएं लिखी जाने लगी थी। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ कविता लिखी जाती थी। ऊपर के तीनों कालखंडों में सिर्फ कविता लिखी जाती थी, गद्य का कहीं नाम निशान
नहीं था। इसलिए इस आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो ये आधुनिक काल हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक काल का भी विभाजन किया जाता है। जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा कि 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत हुई है, तो वही आधुनिक काल में पहला कालखंड है भारतेंदु युग। और वो कालखंड है कुछ लोग वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग 1857 कहते हैं, कुछ लोग 1865 भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भारतेंदु युग नाम पड़ा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा है, क्योंकि यही उस समय के एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। इन्होंने अपनी एक मंडली बना रखी थी जिसे भारतेंदु मंडली कहते थे। एक ग्रुप बना रखा था जिसे भारतेंदु मंडली कहते थे। 12 लोगों का ग्रुप था और 12 लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही प्रभावित थे, उन्हीं के निर्देशों पर रचनाएं किया करते थे। इसलिए इस युग का नामकरण किया गया भारतेंदु युग। तो पहला कालखंड है भारतेंदु युग। दूसरा कालखंड है द्विवेदी युग। हम लोगों ने पढ़ा होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 के आसपास महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक रचनाकार हैं, उनके नाम से नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 के आसपास एक पत्रिका का संपादन शुरू किए थे। वो थी सरस्वती नाम की पत्रिका थी। तो सरस्वती नाम की पत्रिका उस समय की मुख्य पत्रिका हुआ करती थी। उसी के इर्द गिर्द सारी रचनाएं छपती थी। यानी उस समय तत्कालीन जितने भी रचनाकार सक्रिय थे वो चाहते थे कि हमारी रचना सरस्वती में छपे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक शर्त थी कि जो भी कविताएं छपेंगी सरस्वती में वो खड़ी बोली में छपेंगी। ध्यान रखना है, इसके पहले कहीं खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हो रहा था हिंदी रचनाओं में, क्योंकि भारतेंदु युग में भी जो कविता होती थी वो ब्रज में होती थी और जो गद्य होता था वो खड़ी बोली में होता था। तो लेकिन हम देखेंगे इसके पहले की जो ये चारों कालखंड हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने बताया कविता होती थी। तो कभी राजस्थानी मिश्रित हिंदी होती थी, भक्तिकाल में ब्रज और अवधी में होता था, रीतकाल में ब्रज में होता था, और आधुनिक काल के भारतेंदु युग में भी कविताएं ब्रज में होती थीं। रीतकाल में भी ब्रज में होता था। तो उस समय सब ब्रज में चलता था, इसलिए पहली बार द्विवेदी युग में आकर के खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हुआ कविता में। भारतेंदु युग में गद्य में खड़ी बोली चल रहा था, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के गद्य में भी और कविता में भी दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। ये सबसे बड़ी बात थी और इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ द्विवेदी युग, जो 1900 से 1918 तक चला, क्योंकि उसके बाद दूसरे तरीके की रचनाएं आनी शुरू हो गई थीं। बाद में 1918 के आसपास एक अलग तरीके की रचनाएं आनी शुरू हो गईं, जिसमें प्रकृति के बारे में था, जिसमें लोगों के संघर्ष के बारे में था। तो इसका नाम पड़ गया छायावाद। ये छायावाद किसी व्यक्ति के नाम से नहीं पड़ा है, क्योंकि ऊपर दोनों नाम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की रचनाकार के नाम से पढ़े हैं, लेकिन छायावाद रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर पड़ा है, न कि किसी व्यक्ति के आधार पर। 1936 तक ये चली इस तरीके की रचनाएं।
फिर 1936 से प्रगतिवाद आ गया, जहाँ जन सामान्य की समस्याओं को केंद्र बिंदु बनाया गया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में, इसलिए 1936 से प्रगतिवाद कहा गया। 1943 तक चला। 1943 से फिर प्रयोगवाद चल पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक तारसप्तक नाम की पत्रिका आई थी, तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था, तो वहाँ से 1943 से 1951 तक प्रयोगवाद चला। तारसप्तक का दूसरा हिस्सा 1951 में आया था, इसलिए उसका एक अलग नाम पड़ा नई कविता। नई कविता के बाद से आज तक जो लिखा है उसका मतलब ये है कि इसके बाद कोई खास नामकरण नहीं हुआ कविताओं का, इसलिए एक सामान्य सा प्रयोग चल रहा है नई कविता। तो ये आधुनिक काल का विभाजन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गद्य विधाएं। हमने जैसा बताया कि गद्य का प्रयोग आधुनिक काल में चल कर के हुआ था। आधुनिक काल में उसके पहले गद्य का प्रयोग नहीं होता था। और गद्य आया तो किस बोली में आया? गद्य आया तो खड़ी बोली में आया। ये गद्य खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ। तो गद्य के कई रूप हैं। गद्य कई रूप में लिखा जाता है, जिनको विधाएं कहते हैं। इसे हम लोग विधाएं कहते हैं, गद्य की विधाएं। तो क्या गद्य की विधाएं हैं? नंबर 1 है निबंध। हम लोग पढ़ते हैं नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी लेखन भी अब गद्य विधाओं में आता है। इन सबको हमने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनी रचनाओं में अब तक पढ़ते आए हैं। तो इन सबको कुल मिलाकर के कहते हैं गद्य विधाएं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, मोटी मोटी बातें थी, जिनको हमको समझना था। तो उम्मीद है आप लोग एक जो हिंदी साहित्य की आउटलाइन है, मुख्य बात है, उसको समझ गए होंगे।